नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कैक्टाई ग्लोबल के फाउंडर नितिन कुमार अग्रवाल जी को। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम जी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। नितिन जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैक्टाई ग्लोबल का क्या कंसेप्ट है और ये कैसे लोगों को सर्व करता है। कैक्टाई ग्लोबल हम एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है। तो जैसे ये समझ में आ रहा है कि हम टैलेंट मैनेज कर रहे हैं फॉर कॉरपोरेशंस और फॉर ऑल द कंपनीज, एंड वी आर इनेबलर। हम इनेबल करते हैं कंपनीज को टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन एंड लीगल ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्रिस्प में तो यही कैक्टाई ग्लोबल टैलेंट के प्लेटफॉर्म पे सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। किस तरीके से हम आपसे जानना चाहेंगे। आप अगर इसको मैं ऐसे समझाऊं तो अगर मान लीजिए कोई भी कंपनीज है, राइट, उनको रिसोर्सेज चाहिए या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, राइट। तो अब उसके लिए उन्हें जो भी रिसोर्सेज चाहिए, या तो वो रिक्रूटमेंट के थ्रू फुल टाइम रिसोर्सेज लेंगे, या तो वो स्टाफिंग के थ्रू मैन पावर लेंगे, जो एक प्रोजेक्ट के लिए 6 महीने 1 साल डिपेंडिंग ऑन उनका कितना प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से वो रिसोर्स ऑनबोर्ड करते हैं। तो हम जब टैलेंट मैनेजमेंट बोलते हैं तो सबसे पहले हम टैलेंट एडवाइजरी करते हैं। टैलेंट एडवाइजरी में हम बात करते हैं कि टैलेंट को आपके ऐसे बहुत सारे रोल्स होंगे कंपनीज में, उसमें कौन से ऐसे रोल्स हैं जिनको आप आउटसोर्स कर सकते हैं या बाहर से ले सकते हैं, और ऐसे कौन से स्ट्रेटेजिक रोल्स हैं जिनको आप अपने कंपनी में खुद लेना चाहेंगे। तो सबसे पहला पीस है टैलेंट एडवाइजरी। टैलेंट एडवाइजरी के बाद हमारे पास आता है, अगर मान लीजिए कंपनी डिसाइड करती है कि अच्छा ये कुछ रोल्स है जो BAUs बोलते हैं, बिजनेस एज यूजुअल रोल्स, अगर BAUs हैं उनको हम आउटसोर्स कर सकते हैं। BAUs क्या है? बिजनेस एज यूजुअल, जो स्टैंडर्ड रोल्स है, फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस एनालिस्ट वाले रोल्स है, या जो प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, वैसे जो बहुत स्टैंडर्ड रोल्स है, अगर वैसे कोई रोल्स के लिए रिसोर्सेज चाहिए तो जरूरी नहीं है कि वो आपके फुल टाइम इंटरनल रिसोर्स हो, आप उसको आउटसोर्स भी कर सकते हो। तो वहां पर हम काम आते हैं, वहां पर स्टाफिंग कंपनीज काम आती है। जैसा कि नेम समझ रहा है, टैलेंट एज अ सर्विस, तो हम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ये सर्विस में हम टैलेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो भी रिसोर्सेज हैं ये हमारे रिसोर्सेज हैं, और ये हम कंपनीज को एज पर उनके प्रोजेक्ट के लिए 6 महीने 1 साल 2 साल या लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए प्रोवाइड कराते हैं। नितिन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यूनिकनेस क्या है आपके इस स्टार्टअप प्लेटफॉर्म की, जो इसे एक अलग पहचान दे रहा है या अलग हट के खड़ा करा रहा है। सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट ये है कि हम किस डोमेन में काम कर रहे हैं। तो अगर आप अभी इंडिया का सिनेरियो देखोगे तो 20,000 से ऊपर कंपनीज हैं जो ऐसे ही काम कर रही हैं, ठीक है। बट लीगल डोमेन में ऐसी बहुत कम कंपनीज हैं जो सिर्फ लीगल पे फोकस करके, नीश स्किल सेट जो हम बोलते हैं कि एक लीगल डोमेन है जिस पे हम काफी फोकस करके काम कर रहे हैं। लीगल में अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, ऐसे सारे स्किल सेट्स, और कॉम्प्लायंस में कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट, लिटिगेशन लॉयर्स, लीगल ऑपरेशंस जो एक्टिविटीज होते हैं, ये सारे डोमेन्स में हमारी बहुत अच्छी पकड़ है। तो हम लीगल डोमेन में काफ़ी फोकस्ड वे में काम कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट है जो हम चैलेंज कर रहे हैं लोगों को, जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी कंपनीज को देखोगे, अगर वो रिसोर्स टियर 3 या मेट्रो सिटीज से अगर वो रिसोर्स लेते हैं तो वो रिसोर्स कॉस्ट उनका भी हाई हो जाता है, राइट। एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी टियर 2 टियर 3 सिटीज के रिसोर्सेज को नहीं मिल पाती है। तो हमारा वर्कफोर्स में 60 to 65% रिसोर्सेज ऐसे हैं जो टियर 2 टियर 3 सिटीज से बिलोंग करते हैं। तो हम चाहते हैं कोई रिसोर्स रांची, भुवनेश्वर ऐसे जगह पर बैठा हो और वो ग्लोबल कंपनीज के लिए काम कर रहा हो, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो, जो अपॉर्चुनिटी आज के दिन में बहुत लिमिटेड है टू रूरल एंड टियर 3 सिटीज। मतलब किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, किस तरह से उन्हें ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो पाती हैं कि टियर 2 टियर 3 सिटीज में बैठकर वो ग्लोबली या एक बड़े पैमाने पर अपनी सर्विस को दे पाएं, और वो भी आपके माध्यम से। ठीक है। बेसिकली हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। उस प्लेटफॉर्म में कंपनीज, जो भी कॉर्पोरेट, जिनको भी लोग का रिक्वायरमेंट है, लेट्स से कोई कंपनी आकर बोलेगी कि मुझे 5 कॉन्ट्रैक्ट लॉयर्स का जरूरत है, राइट।
तो वो एक रिक्वायरमेंट क्रिएट होगा ऑन दैट प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म पे हमारे पास आज 50,000 से ज्यादा लोग हैं जो उस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब भी वो एक नया रिक्वायरमेंट आता है तो वो इसको एक जॉब के जैसा आप देखिए कि वो जॉब आया, जो 50,000 लोग हैं उनको वो जॉब दिख रहा है, एट द सेम टाइम हमारा जो वेबसाइट है उस या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसमें भी वो जॉब पब्लिश होता है। तो जो 50,000 के अलावा भी बाकी लोग हैं जिनको वो जॉब लिंक्डइन हो गया या ऐसे ट्विटर हो गया या और भी बहुत सारे माध्यम है, राइट, तो वहां से अगर उनको वो जॉब दिख रहा है तो वो उस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। बट हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है कि जो लोगों ने हमारे टैलेंट पूल में है, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, हम उन पे पहले फोकस करें और उनको जितना जल्दी हो सकता है उन जॉब्स के लिए डिप्लॉय कर सकते हैं क्लाइंट पे। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो हमने बिल्ड किया है। नितिन जी, कब आपके माइंड में ऐसा ख्याल आया कि आपको लगा कि ऐसा कुछ बिल्ड करने की जरूरत है? कैसे ये ख्याल आपके माइंड से इवॉल्व होके बाहर आया धरातल पे? थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। सो जर्नी तो स्टार्ट हुई जब मैं MBA कर रहा था। कैक्टाई की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई जब मैं MBA कर रहा था। तो MBA के पहले थोड़ा सा मैं पहले जाना चाहूँगा। तो MBA के पहले मैं झारखंड के एक गांव से ही बिलोंग करता हूँ, रांची से कुछ 100 किलोमीटर दूर वो गांव है, और बहुत ही साधारण से परिवार से मैं आता हूँ, ठीक है। वहाँ से मुझे हमेशा पता था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, और उस टाइम पे आज से 10-12 साल पहले इंजीनियरिंग का क्रेज भी बहुत ज़्यादा था, तो ये पता था कि इंजीनियरिंग करना है। वहाँ से जब मैंने इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करने के लिए कोटा गया, फिर तब पहला टाइम था जब मैं अपने घर से बाहर निकला। फिर AIEEE में मेरे को ऑल इंडिया रैंक 5000 आया, और वहाँ से मैं NIT नागपुर, जो विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर है, वहाँ पर मैं गया। तो वहाँ पर 2 चीज़ें मैंने देखी जो बहुत ही यूनिक थी। एक कि जो वहाँ के लोग थे, इंडिया के हर कोने से वहाँ पर लोग आए थे, तो एक कि हर अलग अलग लोगों से कल्चर मिला, और दूसरा कि मुझे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिला, ठीक है। तो उसके बाद मेरे को लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो नेशनल या ग्लोबल स्केल पे हो। सबसे पहला पॉइंट मेरे को उस टाइम पे है, बिकॉज वो पहला समय ऐसा था जब मैंने मेरे इंटरेक्शन इंडिया के अलग अलग कोने से जो लोग आए उनके साथ हुई। तो ये तो माइंड में हमेशा से था कि कुछ तो ऐसा करना है जो नेशनल लेवल पे हो, या इंडिया से और इंटरनेशनल हो तो और अच्छा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आपने अपने लिए एकदम अलग हट के प्लेटफॉर्म चूज किया अपने स्टार्टअप को क्रिएट करने के लिए, तो ये कुल ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लेकर एकदम अलग हट के प्लेटफॉर्म के स्टार्टअप के लिए? सो बेसिकली मैकेनिकल के बाद तो मैं डेटा एनालिटिक्स में गया। 3 साल तक मैंने डेटा एनालिटिक्स में काम किया। तो मेरे को समझ में आया कि टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स 2 ऐसे डोमेन हैं जो कहीं से भी हट नहीं सकते, राइट। बट उसके बाद जब मैं MBA कर रहा था ना, तो MBA के टाइम पे मेरे को एक दो बहुत कॉन्ट्रास्टिंग चीज समझ आया जो रिसोर्स के साइड से। तो मेरे जितने दोस्त हैं सब वो जॉब ढूंढना चाहते हैं, बट उनका हमेशा से ये कहना था कि मुझे जैसा जॉब चाहिए मुझे वैसा जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो कंपनीज हैं, जो कंपनीज से जब भी मैंने बात किया है तो उनका ऐसा कहना है कि हमें जैसा रिसोर्स चाहिए हमें वो रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है। तो इन दोनों का ब्रिज गैप को हम ब्रिज कर रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि जो रिसोर्स को जैसा जॉब चाहिए उन्हें वही मिलेगा, और जो कंपनीज हैं उनको कम कॉस्ट में अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे। तो यहाँ से यह प्लेटफॉर्म आया। और एक और पॉइंट ये है कि मैं इस दौरान अपने अलग दूसरे को-फाउंडर से मिला। उनका लीगल डोमेन में 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनसे काफी, अखिलेश नाम है उनका, तो उनसे काफी डिटेल में जब चर्चा हुई तो ये समझ आया कि लीगल एक ऐसा डोमेन है जिसमें सप्लाई तो बहुत है, डिमांड इंप्रूव हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए हमने लीगल डोमेन को फोकस करने का सोचा और लीगल से हमने स्टार्ट किया। जब आप MBA कर रहे थे मुंबई में, उस दौरान आपका ये ख्याल इवॉल्व हुआ जहां तक हम जान रहे हैं। yes. तो ये ख्याल किस तरह से, कब और कैसे इवॉल्व हुआ, किन चीज़ों को देखते हुए, और जब आप MBA कर रहे थे? हाँ, तो जैसा मैंने बोला कि मेरे पुराने एक्सपीरियंस से मुझे ये तो पता था कि मुझे MBA करना है, बट वहाँ का और उसके बाद फिर कोविड भी एक एड ऑन मैं उसको बोलूँगा कि कोविड के वजह से ये भी हुआ कि लोग अपने घर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। थोड़ा सा जॉब मार्केट भी खराब था उस टाइम पे कुछ समय के लिए, अब तो वापस से सही हो गया है। तो उसको देखते हुए
मेरे को लगा कि नहीं, ये डिमांड और सप्लाई के बीच का जो गैप है उसे ब्रिज करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वहाँ से ये पूरा जर्नी स्टार्ट हुआ। क्या गैप्स आइडेंटिफाई की आपने टैलेंट मैनेजमेंट को लेकर, जिसको आपने फिल करने की कोशिश की, और किस तरह से आपने फिल करने की कोशिश की टैलेंट मैनेजमेंट के उन गैप्स को? हाँ, तो इसका तो दोनों साइड है। अब जैसे मैं रिसोर्स साइड पे बोलूं, ठीक है, तो रिसोर्स साइड में जो स्किल गैप था, तो लेट्स से अभी कंपनीज को ऐसे लॉयर चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर सकते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग इज अ स्किल। अब वो स्किल गैप को हमने मिनिमाइज करने के लिए अभी हमारे पास इंडिया में 25 से ज्यादा ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जिनके साथ हमने टाई अप कर रखा है। तो स्किल डेवलपमेंट के अराउंड जो भी एक्टिविटीज होती हैं, वो एक हमने स्किल गैप आइडेंटिफाई किया है और उस पे काम किया। मतलब जो लॉयर्स को ड्राफ्टिंग की जरूरत होती थी, तो आपने उनको स्किलिंग के लिए, जिनको ड्राफ्टिंग नहीं आती है, उनको इंस्टीट्यूशन से टाई अप कराकर और वो स्किल्स प्रोवाइड कराएंगे। तो इसमें तीन स्टेक होल्डर है। एक तो जो इंस्टीट्यूशन है जो हमें रिसोर्स दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम है जो हम रिसोर्स लेकर सामने वाले के थ्रू, जो सामने वाला है वो है हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो हमारे पास 20 के ऊपर ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनसे हमने टाई अप कर रखा है। जो कोई भी ऐसा स्किल होता है जिसे हमें अपस्किल, रिसोर्स को अपस्किल करना है, तो हम उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से उनको अपस्किल करते हैं। कैक्टाई ग्लोबल नाम के पीछे का क्या कंसेप्ट रहा था, और आपने कैसे इतना यूनिक नाम चुना अपनी स्टार्टअप के लिए? ये तो मतलब कैक्टाई ग्लोबल, तो कैक्टाई कैक्टस से आता है। तो जैसा हम जानते हैं, कैक्टस सिंबलाइजेस रेजिलियंस एंड वर्सेटाइल। तो अगर आप देखें, या जैसे आप टियर 2 सिटी के किसी भी बच्चों को देखो, तो वो बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं। मतलब उनको आप वो कैसे भी इन्वायरमेंट में ग्रो करने के क्षमता रखते हैं, राइट? exactly. तो वो एक ख्याल था कि वहां से कैक्टस से कैक्टाई आया। कैक्टाई इज अ प्लूरल ऑफ कैक्टस। और हमने लीगल से स्टार्ट किया था। तो पहले कैक्टाई लीगल था, बट एज वी इवॉल्व हमने देखा कि नहीं, लीगल के अलावा भी हम बाकी बहुत सारे डोमेन्स और बाकी बहुत सारे ज्योग्राफीज में ऑपरेट करते हैं, इसलिए अब कैक्टाई ग्लोबल एज अ ब्रांड नेम हमारा है। आपके क्या सर्विस ऑफरिंग्स हैं, एंड आपने अपनी सर्विस ऑफरिंग्स को किस तरह के तरीके से डिवाइड करके रखा हुआ है? हमारी 4 मेजर सर्विस ऑफरिंग है। एक जो मैंने आपसे बात किया वो है टैलेंट एज अ सर्विस, जिसमें हम रिसोर्स को रिक्रूटमेंट या स्टाफिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इस वाले सर्विस के अलावा दूसरा सर्विस ऑफरिंग है, वो है जो प्रोजेक्ट बेस्ड टास्क हम लेते हैं। तो कोई भी क्लाइंट है, अगर वो हमें आकर 6 महीने का काम दे रहा है, 1 साल का काम दे रहा है, जो प्रोजेक्ट बेस्ड होगा, तो वो दूसरा सर्विस ऑफरिंग है। तीसरा सर्विस ऑफरिंग है जो गिग वर्कफोर्स मैनेजमेंट है। तो गिग वर्कफोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा रिसोर्स है जो एक दिन में 8 घंटे के लिए अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ 4 ही घंटे के लिए काम कर सकता है, तो वो तीसरा कोहोर्ट है और वो तीसरा सर्विस ऑफरिंग है जो गिग वर्कफोर्स मैनेजमेंट है। और चौथा है जो ऑफशोर डिलीवरी सेंटर हमने नाम दिया है। ऑफशोर डिलीवरी सेंटर ये है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर है, मान लीजिए लंदन और अमेरिका जैसे देशों में बैठी है, बट वो इंडिया के टैलेंट को यूटिलाइज करना चाहती है, तो उनको बिना इंडिया में सेटअप किए रिसोर्स मिल सकता है, और ये डायरेक्ट यूएस और यूके में बैठे कंपनीज के लिए काम कर सकते हैं। तो ये आप अपनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं? हाँ, तो जो हमारा क्लाइंट बेस है उसमें एक मेजर चंक है जो इंडिया के बाहर के कंपनीज हैं, और डायरेक्ट इंडिया के रिसोर्सेज उनके लिए काम कर रहे हैं। नितिन जी, हम जानना चाहेंगे आपके कौन कौन से कस्टमर्स हैं, और आप अपनी कस्टमर सेगमेंटेशन को कैसे करते हैं? सो बेसिकली जैसा अभी मैंने टच किया, सो बेसिकली हमने इसको 4-5 ब्रॉड कस्टमर सेगमेंटेशन किया है, जिसमें से पहला कस्टमर सेगमेंट है जो भारतीय कंपनीज है, इंडियन कॉर्पोरेट्स एज वी कॉल इट। सो इंडियन कॉर्पोरेट्स एक सेगमेंट है जिसमें लेट से आप टीसीएस, विप्रो, ऐसे सारी जो भी कंपनीज है जिनको मास में या बहुत सारे रिसोर्सेज का जरूरत होता है फॉर देयर डे टू डे ऑपरेशंस। फिर दूसरी कंपनीज है जो बहुत बड़ा कोहोर्ट है, वो है बिग 4 कंसल्टिंग कंपनीज। सो बिग 4 कंसल्टिंग कंपनीज में भी लीगल, टेक्नोलॉजी और ऐसे सारे डोमेन्स में जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो। तीसरा बकेट है वो है जो ग्लोबल कंपनीज, जो मैंने अभी बोला कि ऐसी कंपनीज जो इंडिया के बाहर है और वहीं से ऑपरेट कर रही हैं, वो हमारा तीसरा कोहोर्ट है। चौथा कोहोर्ट है जो भी स्टार्टअप्स एंड न्यूअर ऑर्गेनाइजेशंस है,
तो जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी रिसोर्स का या मैन पावर का बहुत क्रंच होता है, मे बी स्टार्टिंग में उन्हें समझ नहीं आता है कि कम दाम में अच्छे रिसोर्स कहाँ से मिलेंगे, तो वो एक हमारा चौथा कोहोट है। और पांचवा और आखिरी कोहोट है प्रोडक्ट कंपनीज। सो लेट से बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रही है, जो लेट से टेक्नोलॉजी में है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रही है, तो वैसे कंपनीज के साथ हम टाई अप करते हैं और प्रोडक्ट कंपनीज हमारी पांचवी कोहोट है। ये तो बात हुई आपके डिमांड साइड की। अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो सप्लाई साइड का सिनेरियो है वो किस तरह का है, इसे भी आप बताएं। सो सप्लाई साइड समझने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक कि हु इज द सप्लाई एंड सेकेंड इज वेयर इज द सप्लाई। तो हु इज द सप्लाई में हमने 3 अलग या यूनिक कोहोट आइडेंटिफाई किया है। जो पहला कोहोट है, जो मैंने बोला कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से जो लोग आते हैं, वो कोहोट है हमारा पहला कोहोट। दूसरा कोहोट है जो जिस पे हम बहुत प्राउड है, वो है करियर फीमेल एम्प्लॉय एज अ करियर कमबैक। तो अभी हमारे पास 10% से ज्यादा ऐसी वर्कफोर्स में फीमेल्स हैं जो मैटरनिटी या किसी भी रीजन से करियर में एक ड्रॉप या ब्रेक लिया है, बट वापस से उनको करियर में बूस्ट चाहिए या वापस से वो जॉब मार्केट में आना चाहती है। अब इस कोहोट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा हो सकता है कि जब वो करियर में वापस आना चाहती है तो वो 8 घंटे के लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 4 ही घंटे के लिए अवेलेबल है, बिकॉज उनके पास मे बी अदर एक्टिविटीज भी है या वो कहीं और भी ऑक्यूपाइड है, राइट। सो उस सिनेरियो में इस कोहोट पे जो गिग वर्कफोर्स मैनेजमेंट था, जो मेरा थर्ड वाला ऑफरिंग था, उसमें ये कोहोट बहुत अच्छे से फिट होता है कि अगर किसी कंपनी को 4 घंटे के लिए ही एक रिक्वायरमेंट है, जैसा जब हम बोलते हैं कि एक वीक में 40 आवर वर्क वीक है, तो अगर 20 आवर का ही रिक्वायरमेंट है तो ये कोहोट हम ट्राई करते हैं उधर फुलफिल करने का। तीसरा कोहोट है रिटायर्ड एंड आर्म वर्कफोर्स। तो अभी जैसे जब मैं बोला कि बिग 4 कंसल्टिंग या ऐसे बहुत सारी कंसल्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जब हमें एक वीक में सिर्फ लेट से 4 घंटे 10 घंटे ऐसा रिक्वायरमेंट होता है, तो उस केस में, और सिंस ये जो रिटायर्ड वर्कफोर्स एंड आर्म्ड वर्कफोर्स है, ये अपने एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि इनको कैसे हम यूटिलाइज करें और वो जो कंसल्टिंग है वो प्रोवाइड कर पाए। तो रिटायर्ड आर्म फोर्स को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म में? सो बेसिकली लीगल या टेक्नोलॉजी या ओवरऑल प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, ऐसा, या बहुत बार जब मैं बोला कि मुझे टाई अप करना है, राइट, तो उनके कनेक्शंस को हम यूज करके कॉर्पोरेट टाई अप्स हुआ या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टाई अप्स हुआ, इन सारे टाई अप्स में हम उनको यूटिलाइज कर पाते हैं और उनका आवरली बेसिस पे जो भी पे आउट है हम करते हैं। उनका खुद का एक कनेक्शन बिल्डअप होता है जिसको आप इतने सालों का जो उनका एक्सपीरियंस है, हम तजुर्बे को हम ट्राई करते हैं कि हम कैसे यूटिलाइज करें। तो ये तो था हु इज माई सप्लाई। सेकेंड है जो वेयर इज माई सप्लाई। तो वेयर में डेफिनेटली जो नए रिसोर्सेज है और जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अलावा जो कॉलेजेस है, राइट, तो हम 50 से ज्यादा कॉलेजेस से टाई अप करके रखे हैं। उन कॉलेजेस से जो भी जॉब्स या जो भी रिक्वायरमेंट में फ्रेशर्स का रिक्वायरमेंट होता है ना, जो डेटा एनालिस्ट, ऐसे जो पोजीशंस, जो कॉन्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्शन, ऐसे कुछ पोजीशंस है जिसमें फ्रेशर्स का भी रिक्वायरमेंट होता है, तो वो रिक्वायरमेंट के लिए हमने इन कॉलेजेस से टाई अप कर रखा है और जैसे हमारे को रिक्वायरमेंट आता है तो हम वो कॉलेज से टाई अप करते हैं। सेकेंड, जो हमारे पास जो स्किल डेवलपमेंट या स्किल एनहांसर्स ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूशंस है, तो हम उनके पास जाते हैं। अगर हमें किसी भी रिसोर्स का अपस्किलिंग करना पड़ता है तो हम उनको अपस्किलिंग कराते हैं और वहां से फिर, या उनके खुद के भी कोहोट होते हैं, राइट, कि लेट से कोई ऐसा रिसोर्स है जिसको ये नहीं पता है कैक्टाई क्या है, पर जो उनके लोकल नागपुर में बैठा मान लीजिए कोई कंपनी है जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसे वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन पता है। अब जब हम दोनों के बीच में टाई अप हुआ है तो वो जो रिसोर्स है उसके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, बिकॉज वो डायरेक्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से लिंक्ड है, बट अब उसको कैक्टाई के बारे में पता चल गया, तो इसलिए उसको देखते हुए वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हमारा एक और कोहोट है जो हम ट्राई करते हैं कि रिसोर्स को ढूंढे। उसके अलावा लिंक्डइन और ये सोशल मीडिया तो है ही जहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑन द गो, ऐसे या मिड मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट के लिए। कैक्टाई ग्लोबल फिलहाल किन किन डोमेन्स में फंक्शन कर रहा है? सो बेसिकली हमने 4 डोमेन आइडेंटिफाई करा है और अभी हम 4 डोमेन में काम कर रहे हैं। पहला जो हमने लीगल से स्टार्ट किया था, ठीक है, तो लीगल डोमेन हमारा पहला है जो जिस पे अभी भी 60% to 70% रेवेन्यू हमारे लीगल डोमेन से ही आता है। दूसरा डोमेन है जो है लीगल टेक।
तो हमने देखा कि सिंस टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, तो लीगल और टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक नया डोमेन जो अभी के मार्केट में काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, वो है लीगल टेक डोमेन। ठीक है, तो दूसरा है लीगल टेक, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, CLM सॉल्यूशन, हम उस पे काफी बैंक कर रहे हैं। थर्ड जो हमारा डोमेन है वो है टेक्नोलॉजी एंड न्यूअर टेक्नोलॉजीज। तो हमने बाकी बहुत सारे रिसर्च भी किए हैं, तो जो कुछ टेक्नोलॉजी है जो एवर लास्टिंग टेक्नोलॉजी है, जावा, मीन, मन और ऐसे कुछ टेक्नोलॉजीज है जिनके रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं। उसके अलावा अभी अगर आप देखेंगे चैट जीपीटी, तो अब सबको पता है, तो चैट जीपीटी तो ऐसे जो भी प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, जेन एआई इंजीनियर्स या ब्लॉकचेन में वेब3 डेवलपर्स, ऐसे सारे डेवलपर्स भी टेक्नोलॉजी में हमने रिसेंटली शामिल किया है। और जो चौथा कोहोर्ट है वो है हमारा एनालिटिक्स का कोहोर्ट। सिंस मैं खुद एनालिटिक्स बैकग्राउंड से आता हूं, तो मुझे पता है कि एक एनालिटिक्स यूज करके कंपनी कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है अपना पूरा डिसीजन मेकिंग एंड बिजनेस कैसे स्केल कर सकती है। सो चौथा बकेट है एनालिटिक्स, जिसमें हम डेटा ऑपरेशंस, डेटा रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्डिंग, AI/ML बेस्ड एनालिटिक्स, इन सारे डोमेन्स में पाइथन, R, टैब्ल्यू, पावर BI, ये सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। आपने मार्केट रिसर्च भी किया है इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसमें आपने इतनी सारी टेक्नोलॉजीज अभी हमें मेंशन करी, तो क्या आउटकम निकला इस मार्केट रिसर्च का जो आपने इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर किया, और उसको आपने अपनी स्टार्टअप में कैसे यूटिलाइज करा? तो बेसिकली ये जो मार्केट रिसर्च है, ये हमने एक अलग सी टीम बैठाया है जो मार्केट रिसर्च करते रहते हैं, जो ये बताते हैं कि अभी ये टेक्नोलॉजी है जो ग्रो होगा, किस टेक्नोलॉजी का डिमांड थोड़ा सैचुरेट हो रहा है। तो उसमें हमने आइडेंटिफाई करके 3-4 ऐसे डोमेन बनाए जो हमें पता है कि नेक्स्ट इंडिया में 5 से 10 साल में काफी तेजी से ग्रो होने वाली है। जिसमें जो मैंने बोला, पहला एडवांस एनालिटिक्स। डेफिनेटली हम एनालिटिक्स एंड डेटा इज द न्यू ऑयल तो काफी साल से सुन रहे हैं। नाउ अब हमें भी वो दिख रहा है कि एनालिटिक्स एक ऐसा डोमेन है जिसपे सब कुछ काफी तेजी से ग्रो होने वाला है। एडवांस एनालिटिक्स के अलावा दूसरा जो मैंने अभी टच अपॉन किया जो है ब्लॉकचेन के ऊपर। तीसरा ब्लॉकचेन के अलावा जो AR VR, बिकॉज अभी हर जगह कैमराज, अगर आप देखोगे, अगर जब भी हम रोड पे ही ट्रैवल करते हैं तो हर जगह कैमराज लगे, राइट। तो वो कैमरा का इमेज प्रोसेसिंग का अगर हम एफिशिएंसी इंप्रूव करें तो उसके थ्रू हम कैसे डेटा उसमें से निकालकर और उसमें से बेटर डिसीजन ले सकते हैं, राइट। और फिर उसके बाद चौथा है जो क्लाउड सिक्योरिटी। अगर आप देखोगे कि भारत सरकार का एक नया बिल पास हो रहा है, राइट, जो डेटा प्रोटेक्शन बिल, उसके बाद हर कंपनी अपने एम्प्लॉइज का, अपने जो भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं, उनका डेटा किस तरीके से स्टोर करेंगी, कहां स्टोर करेंगी, ये सब कुछ अभी उनको ध्यान रखना होगा। तो इसको देखते हुए क्लाउड सिक्योरिटी भी एक ऐसा डोमेन है जो नेक्स्ट के 5 साल में मेरे हिसाब से अभी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे है। हम आपसे जानना चाहेंगे, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए रेवेन्यू की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, तो आपके स्टार्टअप को चलाने का रेवेन्यू जनरेशन मॉडल क्या है? सो बेसिकली एक तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी तक 4 साल हुआ है हम कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड हैं। ओके। सो बूटस्ट्रैप का मतलब अभी ये है कि जो भी रेवेन्यू, हम बाहर से पैसा नहीं उठाए हैं, जो भी रेवेन्यू हमारा जनरेट हो रहा है, बिजनेस का ग्रोथ उसी पैसे से हो रहा है। अब वो जो पैसा आ रहा है उसको हमने 3 मॉडल में डिवाइड किया है। एक मॉडल है कॉस्ट प्लस मॉडल। सो कॉस्ट प्लस मॉडल में ऐसा होता है कि जब भी कोई क्लाइंट है हमारे पास आकर बोल रहा है कि मुझे ये रिसोर्स का रिक्वायरमेंट है, तो जो भी हम रिसोर्स को पे आउट करेंगे, उस रिसोर्स के पे आउट के ऊपर हम एक अपना मार्जिन ऐड करेंगे, और वो जो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इज अ पार्ट ऑफ दैट मार्जिन। दूसरा मॉडल है रेट कार्ड मॉडल, जो हमें पता है कि ये बहुत स्टैंडर्ड रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, उसका हमने रेट कार्ड बना लिया है और हम उस रेट कार्ड के हिसाब से क्लाइंट से पैसे चार्ज करते हैं। और तीसरा है जो एफर्ट बेस्ड प्राइसिंग मॉडल। सो जो तीसरा वाला मॉडल है वो प्रोजेक्ट बेस्ड, जो मैनेज्ड एनालिटिक्स या मैनेज्ड सर्विसेज ऑफरिंग है, उस ऑफरिंग के साथ सही बैठता है, जिसमें हम क्लाइंट से समझते हैं कि उनका जरूरत क्या है, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, और 6 महीने 1 साल जितना भी वो प्रोजेक्ट होगा उस हिसाब से प्रोजेक्ट लेवल पे बिलिंग होता है, और वो जो बिलिंग है उसको अलग अलग माइलस्टोन में डिवाइड किया जाता है, और हम डिलीवरी करते हैं उस हिसाब से हम पैसे चार्ज करते हैं।
नितिन जी, कोई भी न्यू स्टार्टअप अगर क्रिएट करना चाहता है, कोई भी युवक युवती किसी आइडिया को लेकर अगर एक स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है किसी जेन्युइन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे। मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम अभी भी बहुत है, और जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं वैसे हर रोज, और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है वैसे वैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन विल बी अ चैलेंज, बट एट द सेम टाइम अ गुड चैलेंज टू हैव। सो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, और ये प्रॉब्लम्स हमारे डे टू डे लाइफ से ही आएंगी। सो ये प्रॉब्लम कि कैसे हम अपने आसपास के लोगों का और अपना लाइफ आसान कर सकते हैं। सो प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई करना एक पॉइंट है, बट एट द सेम टाइम जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए तो हमें यह ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होने के बाद अब उस प्रॉब्लम पे सबसे पहले आपको बिलीफ होना चाहिए। बिकॉज अगर आपको बिलीफ नहीं होगा तो थोड़े टाइम के बाद आपको लगेगा कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मतलब वो एक्चुअली में एक प्रॉब्लम है भी कि नहीं हाँ है। तो उसके लिए मैं तो हाँ, मैं हमेशा बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क करता हूँ। तो वही मैं भी सजेस्ट करूंगा कि रिसर्च वर्क से ही समझ आएगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है भी या नहीं, इस प्रॉब्लम का अभी कोई सॉल्यूशन है या नहीं, और तीसरा कि ये आगे चलकर कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। हो सकता है कि वो प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी से सॉल्व हो जाए, तो वो टेक्नोलॉजी, क्या मैं वो टेक्नोलॉजी ला सकता हूं और वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, तो ये इस पे सबसे ज्यादा फोकस है। और फिर दूसरा तो जो ऑपरेशनल चैलेंज है या जो ऑपरेशनल वो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड जैसे जैसे आपको अलग अलग लोग मिलते हैं वो ऑपरेशनल चैलेंज तो फुलफिल हो ही जाता है, होते चले जाते हैं। नितिन जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।